क्लास 10th का 10 क्लास है जी, 10th का ही है ना, सामाजिक विज्ञान है पार्ट 2। क्लास 10th का सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर है। जब शासन व्यवस्था में, कोई भी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह चाहे कोरी रहे चमार कोई भी रहे, हर सामाजिक समूह और समुदाय की, हर सामाजिक समूह या समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, और सरकार में होती है तो सत्ता की समझदारी कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। कहने मतलब है ना, जब शासन व्यवस्था जब चलता है कोई भी देश में, उस देश में हर समाज के, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कोयरी, चमार, राजपूत को भी हर समाज की सामूहिक रूप से और समुदाय की भागीदारी सरकार में होना चाहिए, चाहे सामूहिक रूप से या सामुदायिक रूप में। हर समाज की भागीदारी सरकार में होती है तो सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल तंत्र सत्ता की समझदारी है। ये जो सत्ता की जो साझेदारी है, ये लोकतंत्र का मूल तंत्र है। लोकतंत्र का मूल तंत्र माने बताइए, तो सत्ता की साझेदारी माना जाता है, लोकतंत्र का मूल तंत्र है। हम लोग इसमें पढ़ना है ये सत्ता की साझेदारी में कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसमें भी पढ़ना क्यों आवश्यक है सत्ता की साझेदारी में कि सामाजिक समूह के बीच टकराव न होना चाहिए। पूछे सत्ता की साझेदारी, तो इसमें 2 पाठ्यभाग पढ़ लेना है। पहला, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, और सत्ता की साझेदारी रूप बताना, क्या रूप है, किस तरह से, कौन रूप से सत्ता की साझेदारी होता है। तो सत्ता की साझेदारी में भी क्यों आवश्यक, इसमें भी 2 भाग में पढ़ना है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक समूह के बीच टकराव नहीं होता, सामाजिक समूहों के बीच टकराव नहीं होता। बहुसंख्यक लोग है ना। फिर इसमें पढ़ना सत्ता की साझेदारी के रूप में लोकतंत्र और क्षैतिज बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र में पढ़ना है लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसा होना चाहिए। फिर पढ़ना चाहिए जनता की शक्ति का स्रोत लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में क्या है, जनता की शक्ति कहाँ है, जनता की शक्ति देखा जाए तो लोकतंत्र में है। वही लोकतंत्र का मूल तंत्र, वही लोकतंत्र का जो मूल तंत्र होता है वो सत्ता की साझेदारी है। यही लोकतंत्र का मूल तंत्र है सत्ता की साझेदारी। यही लोकतंत्र में जनता की शक्ति होता है, और यही लोकतंत्र का मूल तंत्र कहते का सत्ता की साझेदारी है। वही लोकतंत्र जनता का शक्ति का स्रोत लोकतंत्र में है। अनेक स्तर की साझा दबाव समूह पढ़ना है। लोकतंत्र का देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था पढ़ना है। इसमें जनता शक्ति का स्रोत, के शक्ति का स्रोत लोकतंत्र में है। अनेक स्तर की साझा का मतलब कि कार्यपालिका न्यायपालिका जो भी रहे, अनेक स्तर की साझा दबाव समूह सब लोकतंत्र में है। क्षैतिज बंटवारा देखना, क्षैतिज बंटवारा में विधायिका देखेंगे, क्षैतिज बंटवारा है, कार्यपालिका न्यायपालिका में है। क्यों, एक दूसरे से कमांड कर ले रहता है। विधायिका से कानून बनाता है और कार्यपालिका से कानून को लागू करता है और न्यायपालिका से दंड दिलाता है ना। एक दूसरे पर कमांड कर ले रहता है, इसलिए क्षैतिज बंटवारा है। न कोई कम है न किसी से कम है। चेक एंड बैलेंस के रूप में, शक्ति संतुलन के रूप में जाना जाता है तीनों के। चेक एंड बैलेंस के रूप में, यानी कि चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है शक्ति संतुलन के रूप में नियंत्रण संतुलन व्यवस्था। चेक एंड बैलेंस के रूप में यानी कि नियंत्रण एंड संतुलन व्यवस्था के रूप में जानते हैं तीनों के क्षैतिज बंटवारा में। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम लोग। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मूल तंत्र सत्ता की साझेदारी देखें, सत्ता की साझेदारी। और लोकतंत्र में ही जनता की शक्ति का स्रोत लोकतंत्र में है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। कहने मतलब कि लोकतंत्र में जो है सारी ताकत है ना, किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। किसी एक अंग मतलब कि विधायिका में केवल ना है ताकत, कार्यपालिका में भी है, न्यायपालिका में भी, किसी एक अंग में सीमित नहीं है। इसलिए वही कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ
सत्ता मैंने पावर विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। कह रहा विधायिका लोकतंत्र व्यवस्था जो है, इसमें सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। तो कहाँ होता है सीमित? एक अंग तो नहीं होता। तो विधायिका में ताकत आ जाता है, कुछ कार्यपालिका में आ जाता है, कुछ न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रित मतलब कि बांट दिया जाता है, विकेंद्रित कर दिया जाता है कार्यपालिका विधायिका के बीच। सत्ता की साझेदारी क्यों है? सत्ता की साझेदारी क्यों है जरूरी है? दो प्रकार से है, ठीक ना। एक होता है पहला युक्तिपरक साझेदारी और दूसरा होता है आपको नैतिक तर्क साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के दो तर्क कौन कौन है? एक युक्तिपरक तर्क और दूसरा हो गया नैतिक तर्क। पहला है युक्ति तर्क, देखते हैं युक्तिपरक तर्क। सामाजिक समूह के बीच युक्तिपरक तर्क में क्या होता है? युक्तिपरक तर्क में इसमें सामाजिक समूह के बीच, सामाजिक मतलब कि कोई भी समाज के समूह है, वही सामाजिक समूह के बीच टकराव कम जाता है, टकराव कम होने की संभावना रहती है। अब टकराव कम होने की संभावना रहती है, यही अगर सामाजिक टकराव की भी संभावना न रहेगा तो आगे चल के ही हिंसक और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है ना। सामाजिक समूह के टकराव की संभावना कम रहता है। अगर टकराव की संभावना कम नहीं रहेगा तो यही सामाजिक समूह आगे चल करके हिंसा राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। यही सामाजिक समूह के बीच टकराव कम जाता है, कम होने का संभावना रहता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थित्व बना रहता है और टकराव की संभावना कम है सामाजिक समूह में, इसलिए देश के राजनीति जो अस्थिरता है अस्थायित्व बना रहता है और अच्छा रहता है। नैतिक तर्क में क्या होता है? लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं किसको? सत्ता की साझेदारी को कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र की आत्मा। लोगों की भागीदारी इसमें रहता है। सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं, लोगों की भागीदारी इसमें रहता है। लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में रहता है ताकि सरकार और शासन, लोगों की भागीदारी रहता है कहाँ? लोकतंत्र में, ताकि सरकार और शासन दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहे। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में जब सत्ता का बंटवारा होता है तो सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क यही है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। पहला तर्क बोलता है सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेश देता है। पहला तर्क है युक्ति तर्क में बोलता है कि बंटवारा ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें युक्ति तर्क में विभिन्न सामाजिक समूह के बीच विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है युक्ति तर्क में, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर के अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। पूछा युक्ति तर्क में कहा है बंटवारा ठीक है, क्यों? क्योंकि सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेश कम जाता है, इसलिए बंटवारा जरूरी है। माने सामाजिक समूह के बीच टकराव कम होता है, कम होने का संभावना रहता है। अगर टकराव नहीं होता तो जाहिर सी बात है हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होता है, ठीक है। इसलिए युक्ति तर्क होना जरूरी है, सत्ता के साझेदारी होना जरूरी है। यही सत्ता के साझेदारी में पहला तर्क बोलता है। युक्ति तर्क में बोलता है बंटवारा ठीक होना चाहिए। बंटवारा ठीक है, क्यों बंटवारा ठीक है? क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कमता है ना, कम जाता है। अगर युक्ति तर्क में सत्ता का बंटवारा ना होगा तो क्या होगा? तो हिंसा और वही सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेश कम जा रहा है, वो कमता नहीं है, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता। इसलिए सामाजिक समूहों के बीच टकराव आदेश कम करने के लिए बंटवारा जरूरी है। सत्ता के साझेदारी में बंटवारा होना जरूरी है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है।
पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक जब रहता है, पहले यहाँ थोड़ा डिवाइड कर ले। दो तर्क है, सत्ता की साझेदारी में दो तर्क है। युक्ति तर्क, इसमें सामाजिक समूह के बीच टकराव कमता है, और टकराव नहीं कम जानते हैं, कहा जाता है हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा, इसलिए युक्ति तर्क में सत्ता की साझेदारी होना चाहिए। सामाजिक समूह के बीच टकराव कम जाता है, देश की राजनीति व्यवस्था में अस्थायित्व बनता है। अस्थायित्व बनेगा, टकराव होने के कारण एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, इसलिए अस्थायित्व बना रहेगा और अच्छा है। फिर आगे क्या कहता है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। कह रहा है बहुसंख्यक की जो इच्छा है, बहुसंख्यक की संख्या जब ज़्यादा रहेगा, उसको उसी के अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार कोई चीज़ में काम करवाएगा तो कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, चलो भाई अच्छा है। लेकिन वही बहुसंख्यक आगे चल करके यह देश की अखंडता के लिए घातक होता है। जो देश अखंडता है, टुकड़ा में नहीं है, आगे चल के टुकड़ा करवा सकता है। अखंडता के लिए घातक बन सकता है बहुसंख्यक, क्योंकि बहुसंख्यक देखने में लग रहा है कि जो कर रहा है तो मन बहुसंख्यक तो अच्छा है, आगे चल के घातक भी पैदा हो सकता है, देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। बहुसंख्यक का जो आतंक जो होता है, सिर्फ अल्पसंख्यक को ही बर्बाद नहीं करेगा, परेशानी नहीं करता है, बल्कि बहुसंख्यक को भी परेशानी का कारण बन जाता है, बर्बादी का कारण बन जाता है, यही कह रहा है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता समाज में। अच्छा, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखता है। सत्ता की साझेदारी में गरीब अमीर सब जाति के लोग रहते हैं और सबके साझेदारी रहता है सत्ता में, इसलिए सौहार्द और शांति बनाए रखने रहता है समाज में। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। बहुसंख्यकों द्वारा भविष्य में आतंक की संभावना का अंत किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का जो समाज जो रहता है, वो भविष्य में आतंक की राज कभी भी फैलाने का डर रहता है। किसका? तो बहुसंख्यक का। यह आतंक केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है, बल्कि बहुसंख्यक समूह को भी तबाह करता है ना। बहुसंख्यक जो है आतंक का राज कभी भी ला सकता है, बहुसंख्यक को भी और अल्पसंख्यक को भी आतंक राज बना सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी होना चाहिए इस सबसे बचने के लिए। कह रहा विश्व में कई देश में ऐसा है जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। बहुत सारा ऐसा देश में है जहाँ लोकतंत्र है। इन सभी देशों में कई प्रकार की विविधता पाई जाती है। जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ विविधता पाई जाती है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में जहाँ विविधता पाई जाती है सामाजिक में, वही सामाजिक समूह और जातीय समूह की विविधता पाई जाती है। सामाजिक और जातीय समूह, समाज में विविधता और जाति में विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद सिहली भाषा वाला रहते हैं। श्रीलंका के सामाजिक बनावट में विविधता पाई जाती है। श्रीलंका में सामाजिक बनावट। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आबादी यहाँ देखा जाए श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में आबादी 2 करोड़ है, जो हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम और श्रीलंका का थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए बेल्जियम जो है, बेल्जियम में देखा जाए, देखिएगा तो बेल्जियम, श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप में जाइएगा ना तो वही मिलेगा बेल्जियम। यूरोप महादेश का छोटा सा देश है, ठीक। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है। देखिए बेल्जियम है, ठीक ना। बेल्जियम यही है, बेल्जियम के नाम। फ्रांस, बेल्जियम के बगल में फ्रांस, और बेल्जियम जो है इसका राजधानी ब्रुसेल्स। यानी सामाजिक जटिलता बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। सामाजिक जटिलता ज़्यादा था। बगल में जर्मनी है, फ्रांस नीचे दक्षिण में फ्रांस, बेल्जियम के नीचे दक्षिण में फ्रांस, बगल में जर्मनी, फिर ऊपर में जाइएगा नीदरलैंड ऊपर में, उत्तर में नीदरलैंड है।
देख लिए बेल्जियम, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस नीचे था, दक्षिण में जर्मनी था, उत्तर में पूर्व की तरफ नीदरलैंड था और लग्जमबर्ग भी है। इस सटा हुआ देश है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम यूरोप का ही एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी, हरियाणा जो राज्य है इससे भी छोटा है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, दक्षिण में फ्रांस और उत्तर में हो गया लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगता है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से लगता है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इसकी आबादी कितना है? आबादी देखा जाए 1 करोड़ से अधिक है इसका। इसकी आबादी देखा जाए, आबादी 1 करोड़ से अधिक है। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से अधिक है, जो हरियाणा से भी छोटा देखने में लगता है, हरियाणा से भी छोटा है। वही कह रहा है इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की जो आबादी है करीब आधी है। हरियाणा की आबादी से भी आधा है। जब हरियाणा से छोटा होगा तो आबादी में भी छोटे है, यानी आधा आबादी है। हरियाणा की आबादी 100 है तो बेल्जियम की आबादी 50% होगा। इस छोटे से देश के सामाजिक जातीय बनावट बहुत जटिल है। छोटे से देश के देखा जाए सामाजिक जातीय बनावट बहुत जटिल है। बेल्जियम के छोटा सा देश है, इसका जातीय बनावट देखा जाए, जातीय बनावट बहुत जटिल है। समाज की जातीय बनावट जटिलता है। किसका? बेल्जियम के। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। देश में जितना आबादी है ना, 59% लोग फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। फ्लेमिश इलाका में यहाँ डच भाषा बोलते हैं। इस देश की कुल आबादी का 59% जो है प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाका में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। शेष 40% फीसदी लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 59% फ्लेमिश इलाका में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। चलिए, 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाका में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं। 40% जो हिस्सा बचा बेलोनिया हिस्सा में रहते हैं और बेलोनिया में रहते हैं, इसलिए फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा? बेलोनिया के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% जो फीसदी है, 1% जो बचा वो आपको जर्मनी भाषा बोलते हैं। 1% जो बचा 1% जर्मनी भाषा बोलते हैं। जर्मनी भाषा 1% बोलते हैं। 1% जर्मनी भाषा बोलते हैं। राजधानी है ब्रुसेल्स की। राजधानी कहाँ पड़ता है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में राजधानी में जाइएगा, राजधानी की बात हो रहा है। वहाँ 80% फीसदी लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। पूरे देश में फ्रेंच भाषा, पूरे देश में 40% बेलोनिया क्षेत्र बोलते हैं फ्रेंच भाषा। लेकिन राजधानी जाइएगा ब्रुसेल्स, राजधानी पड़ता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ जाइएगा तो भले पूरे बेल्जियम के एरिया के अनुसार बेलोनिया में जाइएगा तो 40% है, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में जाइएगा तो वहाँ 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 80% फ्रेंच भाषा। राजधानी ब्रुसेल्स में जाइएगा 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि बेलोनिया में पूरे बेल्जियम के 40% है। 20% फीसदी डच भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स जाइएगा तो 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो भाषा है डच जो फ्लेमिश भाषा में सबसे ज़्यादा डच बोला जाता है। देश में देखा जाए तो 20% डच बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में 20% है। फ्लेमिश इलाका में जाइएगा तो 59% डच भाषा बोलते हैं। वही डच भाषा 20% राजधानी ब्रुसेल्स में बोलते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं, क्या करते हैं लोग, पूरा बेल्जियम के इलाका देखा जाए तो 59% फ्लेमिश एरिया में डच भाषा बोलते हैं। वही डच भाषा फ्लेमिश एरिया में 59% बोलते हैं। वही डच भाषा ब्रुसेल्स में जाएगा राजधानी में तो 20% बोलते हैं। 20%। जब 40% बेलोनिया है ना, इनकी संख्या ज़्यादा है राजधानी ब्रुसेल्स में। बेलोनिया 40% है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में जाएगा तो 80% बोलते हैं। 80% फ्रेंच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। फ्रेंच भाषी जो है, फ्रेंच भाषी देख रहे हैं ना, अल्पसंख्यक है, 40% लोग है तो अल्पसंख्यक हो गया। और डच भाषा बहुसंख्यक हो गया, क्योंकि यहाँ पर
59%, फ्लेमिश भाषा फ्लेमिश लोग फ्लेमिश एरिया में 59% डच भाषा है। तो बहुसंख्यक डच है, लेकिन गरीब लोग इन्हीं लोग रहते हैं। और 40% है फ्रेंच भाषा है। फ्रेंच भाषा अल्पसंख्यक हो गए। भले फ्रेंच भाषा पूरे देश में अल्पसंख्यक है, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में जाएगा तो 80% यहाँ पर देखेगा तो बहुसंख्यक हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषा लोग जो रहते हैं, है ना, अल्पसंख्यक हैं, अधिक समृद्ध और ताकतवर होते हैं। ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर के आर्थिक विकास और शिक्षा को लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी, है ना। नाराजगी जो था, डच लोग नाराज थे। बोला कि पूरा हमको एरिया है, हमको भाषा बोलते हैं 59%, है ना, फ्लेमिश में, फिर भी हम लोग खुश नहीं है, ताकतवर नहीं। क्यों? इसलिए अल्पसंख्यक से फ्रेंच भाषी से डच लोग नाराज रहते थे। हालांकि इन लोगों को आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिलता था। फिर भी आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग भी इसी से नाराजगी थे। इसके चलते 1950 से 60, हालांकि इन लोगों को डच लोगों को आर्थिक विकास मिलल था और शिक्षा का लाभ मिलल था, फिर भी इन लोग नाराज थे। अल्पसंख्यक वाले से फ्रेंच भाषा बोलते हैं अल्पसंख्यक 40%। इन लोग अल्पसंख्यक थे, समृद्ध अधिक थे, ताकतवर भी थे। और बहुसंख्यक थे इन लोग, है ना। डच लोग का थे बहुसंख्यक 59%, तो बहुसंख्यक ना हुआ। फिर भी डच लोग नाराज रहते थे। डच लोगों को हालांकि आर्थिक विकास मिलल था, शिक्षा का लाभ मिला था, फिर भी नाराजे रहते थे। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ता गया। 1950-60 के बीच में क्या हुआ? 1950-60 के बीच में दशक में फ्रेंच और 1950 और 60 के दशक में तनाव बढ़ गया दोनों के बीच में। ब्रुसेल्स और डच के बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ता गया। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। सबसे ज़्यादा टकराव जो दोनों में मारकाट हुआ राजधानी ब्रुसेल्स में दिखा। 50-60 के दशक में तनाव बढ़ा, अब ब्रुसेल्स में दिखा ज़्यादा। क्यों? कि ब्रुसेल्स में इसलिए दिखा कि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा बोलते थे, अब ब्रुसेल्स में 20% डच भाषा बोलते थे। इसलिए 1950-60 के दशक में तनाव बढ़ा, ब्रुसेल्स में दिखा ज़्यादा तनाव। डच की संख्या अधिक था, 59%। फिर भी डच ज़्यादा था, लेकिन धान में समृद्धि भी कमजोर था। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। यहाँ डच बोलने वाले की संख्या 59% ज़्यादा था और धान और समृद्धि में कमजोर थे। वही कह रहा, धान और समृद्धि के मामले में कमजोर थे, अल्पमत में थे। कौन? डच लोग। तो हम लोग क्या कर देखें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम राजधानी फ्रांस, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड लग्जमबर्ग से सटा हुआ राज्य है। यहाँ समाज की जातीय रूप से जाति छूट गया है। समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। समाज की जाति छूट गया, जातीय बनावट जटिलता है। यहाँ जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। 1 करोड़ से तो अधिक है, यानी कि हरियाणा से आधा है। हरियाणा का 2 करोड़, तो इसका हो गया 1 करोड़, आधे ना हो गया। यहाँ फ्लेमिश इलाका में जाएगा तो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग बेलोनिया भाषा बोलते हैं, बेलोनिया में फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 1% जर्मनी भाषा बोलते हैं पूरे बेल्जियम का। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जाएगा तो 80%, जो 40% फ्रेंच भाषा बोलते थे पूरे बेल्जियम का, वहीं राजधानी ब्रुसेल्स में 80% बोलते हैं। पूरे देश के अनुसार अल्पमत है, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स के अनुसार बहुमत में थे। यहाँ फ्लेमिश जो है डच भाषा बोलते हैं 59%, पूरे देश के अनुसार बहुमत है, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स के अनुसार अल्पसंख्यक थे। फ्रेंच अल्पसंख्यक जरूर है पूरे देश के अनुसार, और राजधानी ब्रुसेल्स के अनुसार बहुमत वाले हैं। लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक जरूर है, 40% तो अल्पसंख्यक ना हुआ, अल्पसंख्यक जरूर है और समृद्ध भी है, ताकतवर है। और डच लोग बहुमत वाले थे। इनको हालांकि आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिलल था। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिलल था इनको, फिर भी नाराज था दोनों में। फिर जाकर डच लोग और फ्रेंच लोग लड़ाई करते 1950-60 के दशक में तनाव बढ़ा। अब ब्रुसेल्स में ज़्यादा तनाव बढ़ा, ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि डच की संख्या अधिक था 59%, लेकिन धान और समृद्धि में कमजोर थे डच लोग।
आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश माना जाता है। श्रीलंका का है एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका के द्वीपीय देश है क्यों? क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ पानी पानी है, इसलिए समुद्र होने के कारण चारों तरफ द्वीपीय देश बोला जाता है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश माना जाता है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के आबादी के बराबर है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है, श्रीलंका की आबादी भी 2 करोड़ है। और 2 करोड़ जब हरियाणा की आबादी है तो 1 करोड़ यानी आधा करोड़ बेल्जियम की आबादी है। हरियाणा से आधी है बेल्जियम और हरियाणा के बराबर है श्रीलंका। श्रीलंका हरियाणा के बराबर है। यहाँ आबादी करीब 2 करोड़ है यानी हरियाणा के बराबर माना जाता है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। श्रीलंका में भी बहुत सारा जातीय समूह बटे हुए हैं। श्रीलंका में भी देखा जाए, श्रीलंका है, यहाँ में भी कई जातीय समूह में लोग बटे हुए, ठीक ना। श्रीलंका में भी कई जातीय समूह के लोग बटे हुए हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देश की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख माना जाता है सामाजिक समूह सिहलियों का है। सिहलियों का है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का जितना श्रीलंका है उसका 100% होगा पूरा श्रीलंका का, उसका 74% सिहली लोग हैं। सिहली की जाति 74% है। जबकि तमिल के नंबर आता है दूसरे स्थान पर जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। लेकिन हम कह सकते हैं श्रीलंका में कई जातीय समूह के लोग हैं। सिहली की संख्या ज़्यादा है, 74% है, जो बौद्ध धर्म मानते हैं लोग। 18% तमिल है जो है ना, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। तमिल में भी 2 भाग बढ़ जाता है, श्रीलंकाई 13% और हिंदुस्तानी तमिल आता है। श्रीलंकाई तमिल और हिंदुस्तानी तमिल आता है। हिंदुस्तानी जो है ना, सब मिला के 18% में हिंदू और मुसलमान रहते हैं। वही हिंदुस्तानी तमिल जो अपने से शासनकाल में हिंदुस्तान से सब बागान में काम करने के लिए भारत से ले गए थे ना, श्रीलंका में ले गए था, तो वहीं उन लोग रह गए थे। उन्हीं का संतान है ना, जिसको कहते हैं तमिल भाषा बोलते हैं। और जो बचे श्रीलंका ईसाई धर्म, श्रीलंका में ईसाई धर्म जो 7% पड़ता है। 7% जो ईसाई जो ऐसा है, 7% जो सिहली भी और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। सिहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं श्रीलंका में। ईसाई 7% है, सिहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, है ना, ईसाई लोग। श्रीलंका की जनसंख्या देखा जाए 2 करोड़ यानी कि लगभग हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका का कह रहा है, मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें। उत्तर पूर्वी प्रांत में जाएगा तो तमिल भाषा बोलते हैं। यहाँ उत्तरी पूर्व में तमिल भाषा है, तमिल लिखा है, ठीक ना। उत्तरी पूर्व में तमिल भाषा ललका वाला। अधिकतर कह रहा है, अधिकतर सिहली भाषा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिहली जो ये लहा एरिया है, पीला बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। लोग सिहली भाषा है कह रहा है। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू भी है, देख लिए हैं, कुछ मुसलमान भी है तमिल में। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग 7% फीसदी लोग रहते हैं, जैसे सिहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, श्रीलंका में जनसंख्या 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर है। ईसाई लोग यहाँ रहते हैं 7%, सिहली और तमिल दोनों बोलते हैं। श्रीलंका में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं जो सिहली और तमिल भाषा बट गया है। सिहली 74% है जो बौद्ध धर्म मानते हैं। तमिल है 18%, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। तो तमिल भी 2 भाग बढ़ जाता है, वो श्रीलंकाई 13% है और बाकी बचा हिंदुस्तान तमिल है। तो हिंदुस्तान का होने का हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया श्रीलंका के। सिहली जो पीला है सिहली भाषा है, सिहली भाषा बौद्ध धर्म को मानता है। सिहली 74% बौद्ध धर्म है। श्रीलंकाई तमिल है ललका वाला। श्रीलंकाई तमिल ललका वाला हो गया।
श्रीलंकाई तमिल ये वाला हो जाएगा जी, ये वाला होगा ठीक ना, लड़का कैसे नहीं, श्रीलंकाई तमिल हो गया लड़का वाला, ये वाला हो गया ठीक ना। और हो गया भारतवंशी तमिल, दोनों मिला के लड़का, श्रीलंकाई भारतवंशी तमिल दोनों है। और मुसलमानों के करिका वाला मुसलमान करिका वाला। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है, तो जाहिर सी बात है बहुसंख्यक है, इसीलिए 74% बौद्ध धर्म मानता है, बहुसंख्यक होगा। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। पूछेगा श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। भारत आज़ाद होता है 47 में, 48 में श्रीलंका आज़ाद होता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। सैली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सैली समुदाय के जो नेता लोग रहते थे, सोचा कि अपने ताकत पर शासन प्रभुत्व जमाना चाहता था। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सैली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो बन गया। सैली समुदाय के नेता लोका के नेता ने देखा कर श्रीलंका आज़ाद हो गया। ठीक, समुदाय की संख्या ज़्यादा था 74%। इनके नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर, बहुसंख्यक था सैली, उन्हीं के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहता था, है ना। सैली नेता के लोग कहा कि हम लोग ज़्यादा हैं, हम श्रीलंका पर कब्जा करेंगे। लेकिन इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, उस समय श्रीलंका में लोकतंत्र बन गया था ना, वहाँ की सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। सैली समुदाय के प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। नहीं जी, लोकतांत्रिक सरकार था, फिर भी सैली समुदाय के मजबूत बनाने के लिए, अपना को कब्जा करने के लिए वहाँ के नेता लोग बहुत सैली लोग जो बहुसंख्यक थे, बहुत कदम उठाए कि हम कब्जा कर लेंगे श्रीलंका पर। 1956 में एक कानून बनाया गया, है ना। 56 में क्या हुआ? एक कानून बनता है, 56 में बनता है कानून बनाया, ठीक ना, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सैली को एकत्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। वही कहा श्रीलंका की स्वतंत्रता 1948 में हो गया था। सैली देश की आबादी का 74% था, वहाँ का बहुसंख्यक था। इसी की वजह वहाँ का निर्वाचित सरकार जो होता था ना, लोकतंत्र बन गया था सरकार श्रीलंका, वहाँ की निर्वाचित सरकार ने सैली और निर्वाचित सरकार और सैली नेता दोनों मिल करके सैली समुदाय के पक्ष में कई नीतिगत कदम उठाया था कि हम सैली को ही बहु सरकार का नेता बना देंगे। 1947 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सैली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इसी की वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी, सैली नेताओं के और लोकतांत्रिक सरकार के निर्वाचित सरकार भी दोनों मिलकर सैली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परिस्थिति के लिए कई नीतिगत कदम उठाया था। फिर कदम उठाता 1956 में एक कानून बन जाता है और सैली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर देगा। 1956 में कानून बनता है और बोलता है कि सैली जो भाषा जो है वही एक देश का एकमात्र राजभाषा है। सैली का है, पूरा श्रीलंका का एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया 1956 में। और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सैलियों को प्राथमिकता की नीति बनाई गई। जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय था, पढ़ाई करना है, सरकारी नौकरी करना है, सैली भाषा आएगा, सैली भाषा को ही प्राथमिकता दी गई। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनारा बनाकर तमिल को हटा देगा और सैली जो भाषा था, सैली भाषा को ही एकमात्र राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया। हाँ जी, विश्वविद्यालय हो या सरकारी नौकरी हो, विश्वविद्यालय सरकारी नौकरी में भी सैलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली, है ना। नए संविधान में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ा देगी। नया संविधान जब बनता है श्रीलंका में 1956 में, तो सरकार को यह बोला जाता है कि बौद्ध मानने वालों को उसका संरक्षण किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। सैली लोग बौद्ध धर्म मानते थे, इसलिए नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी। बौद्ध मत मतलब बौद्ध मानने वालों को संरक्षण देगी, क्योंकि अधिकतम सैली भाषा बौद्ध धर्म को मानते थे। क्यों? क्योंकि सैली भाषा ज़्यादा बौद्ध धर्म मानते थे, इसलिए बौद्ध धर्म को मानने को संरक्षण दिया जाएगा और उसका बढ़ावा भी देगा। इन सभी फैसलों से श्रीलंकाई तमिल जो रहते थे उनका वैल्यू कम था, इसलिए नाराजगी बढ़े रहते हैं लोग, इसलिए नाराज थे तमिल वाला भाषा वाला। कह रहा है श्रीलंकाई तमिलों के जो मन की स्थिति जो था, सरकार में बौद्ध धर्मावलंबी सैली भाषा नेता थे।
है ना, वही सिली भाषी नेता होते थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, है ना। इनके नेतृत्व वाली सरकार, सिली भाषा नेतृत्व वाली जो सरकार था और राजनीतिक पार्टी जो था, तमिल लोगों को भाषा संस्कृति के प्रति असंवेदनशील थे। मैंने तमिल भाषा को वैल्यू नहीं देते थे लोग, और उनका रहन सहन जो संस्कृति उनको भी नहीं वैल्यू देते थे, इसलिए असंवेदनशील रहते थे। संविधान और सरकार की जो नीतियाँ था दोनों ही तमिलों को अपने अधिकारों से वंचित कर रही है। संविधान और सरकार की जो नीति था, संविधान को भी और सरकार की जो नीति था, दोनों को तमिल को अपने अधिकार से वंचित कर रहा था। तमिल को भाषा और संस्कृति को तो वैल्यू नहीं दे रहे थे, असंवेदनशील थे, और संविधान सरकार में जो था तमिल इज्जत, तमिल भाषा को, उसको भी अधिकार से, तमिल को अधिकार से वंचित में हटा दिया था। नौकरियां रहे या अन्य सुधार कार्य में उनके प्रति भेदभाव अपनाया जा रहा था। किनके प्रति? तमिल भाषा के लोगों के प्रति। नौकरी रहे या अन्य सुधार है, उसमें तमिल भाषा के प्रति भेदभाव अपनाया जा रहा था। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उन्हें बेगानापन बढ़ गया था, है ना। श्रीलंकाई तमिल को नाराजगी हो गल थे, उनके बेगानापन बढ़ गया था तमिल लोग को, क्योंकि सिली के सरकार बन गल था ना। उन्हें लगा कि तमिल लोगों को लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सहेलियों के जो नेता होते हैं, उन नेता लोग सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील है। बौद्ध धर्म तमिल भाषा वालों को लगा कि बौद्ध धर्म जो मानने वाले जो शैली नेता थे, और उनकी जो सारी पार्टी जो है, सारी राजनीतिक पार्टी जो था शैली के, बौद्ध तमिल भाषा रहे और तमिल की संस्कृति रहे, दोनों को लेकर के असंवेदनशील रहते थे। कौन? शैली भाषा के नेता लोग। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है। तमिल लोगों को लगा ही कि सरकार संविधान रहे, है ना, संविधान रहे और सरकार रहे। सरकार की जो नीति में हम लोग को इज्जत जो था तमिल के, उस इज्जत से शैली नेता लोग राजनीतिक अधिकार से, तमिल के राजनीतिक जो अधिकार मिलल था उसको अधिकार से वंचित कर रहे हैं। कौन? शैली नेता लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। किनको लग रहा था? तो तमिल भाषा वालों को लग रहा था। उन लोग को, तमिल लोग को भी लग रहा था कि नौकरियाँ और फायदे अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव भी हो रहा है, ऐसा तमिल लोगों को लग रहा है कि नौकरी में भी और फायदा जहाँ चीज़ होता है उसमें भी तमिल भाषा से भेदभाव हो रहा है, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। तमिल का जो हित था उनको भी अनदेखी की जा रही है। फिर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि तमिल और शैली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। तमिल क्या सोच रहा है कि शैली समुदाय के जो नेता है, हम लोगों को राजनीतिक पार्टी में इज्जत नहीं दे रहा है, तमिल लोगों को संविधान रहे, सरकार का रहे, संविधान सरकार की जो नीति है उसमें भी वैल्यू नहीं दे रहा है ना। नौकरी रहे, अन्य फायदा चीज़ रहे, उसमें भी तमिल लोगों को, है ना, आरक्षण नहीं दे रहा है, यानी कि भेदभाव कर रहा है तमिल को साथ। शैली लोग क्या कर रहे हैं? तमिल के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए तमिल के हितों को अनदेखी किया जा रहा है, इसलिए दोनों के बीच तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ता है तो परिणाम यही होता है, परिणाम रिजल्ट तमिल और शैली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। और क्या? श्रीलंकाई तमिल और इन नीतियों के विरुद्ध संगठित होते गए। श्रीलंकाई तमिल जो था सब एकजुट बनते गए, तमिल भाषा वाला सब एक जगह मजबूत होते गए। फिर क्या हुआ? राजनीतिक पार्टी का निर्माण बनता है। तमिल भाषा लोग जितना था सब मिल करके एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने हेतु संघर्ष करने लगते हैं कि हमारा जो मांग पूरा करो। परिणाम यही निकलता है कि परिणाम यही हुआ कि तमिल और शैली समुदाय के जो रहते थे, तमिल और शैली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना लिया था, और राजनीतिक पार्टी बना करके तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के बारे में सोचने लगे कि अब जो राजभाषा बनेगा तो राजभाषा तमिल भाषा बनेगा, ऐसा तमिल लोग सोच रहे हैं। और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। क्षेत्रीय स्वायत्ता भी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग करने लगे। उन लोगों को लग रहा था तमिल बोलन के हम लोगों को नौकरी में भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने के बारे में शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग करने को लेकर के संघर्ष जारी किया। लेकिन तमिलनाडु के आबादी वाले इलाके स्वायत्तता उनकी मांगों को लगातार नकारा जा रहा था शैली के नेता द्वारा। अंत में 1980 के दशक तक था। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका
उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में ही तमिलनाडु के लोग रहते थे, तमिल भाषा। उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनने की मांग को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बना। यही तमिल भाषा जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, यहाँ अनेक राजनीतिक संगठन बनल था अपने भाषा को मांग को लेकर के। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने के लेकर के मांग को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बना था 1980 के दशक में। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। मनचाहे ढंग से जिसका बहुसंख्यक हो अपना मर्जी से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं या अवहेलना भी कर सकता है। वह कौन? बहुसंख्यक। बात बोले भेद खुले। फिर देखते हैं यहाँ पर एथनिक या जाति, ऐसा एथनिक या जाति ऐसा सामाजिक विभाजन है। एथनिक जाति जी का है, ऐसा सामाजिक विभाजन ही है। इसमें हर समूह अपने संस्कृति को अलग मानता है। हर ऐसा सामाजिक विभाजन है कि हर समूह के लोग अपने अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित है। कहना है किस पर आधारित है? साझी संस्कृति पर आधारित है। एथनिक जाति क्या है? साझी संस्कृति पर आधारित है। सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन तो ही है। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति, किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य जो होते हैं वो मानते हैं क्या? उनकी उत्पत्ति, एथनिक जाति की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। इनका उत्पत्ति कहाँ से है? समान पूर्वजों से हुई है। और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक ही हो। पूछेगा श्रीलंका का मांग क्या था? मांग तो तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने में, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग कर रहे थे, लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिल का वादी को नकारता गया, उनकी स्वायत्तता को नकारता गया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर जोरदार राजनीतिक संगठन भी बनल था। कब? 1980 के दशक में। तो उनकी मांग क्या था? तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना। अभी तक है तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर होना चाहिए, क्योंकि लोग लग रहा था कि शिक्षा रोजगार में हम लोग को भेदभाव किया जा रहा है, समान अवसर मिलना चाहिए। क्षेत्रीय स्वायत्तता को मांग को लेकर उनके अनेक संगठन बना, लेकिन इस मांग को हमेशा नकारता गया। श्रीलंका में दो समुदायों सहेली और तमिल भाषा को मिलकर के बीच पारस्परिक टकराव बढ़ गया। अब बढ़ा तो गृह युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जाते हैं। अनेक परिवारों को दूसरे देशों में शरणार्थी बनना पड़ता। अनेक परिवार क्या किए? दूसरा देश में भाग करके शरणार्थी बन गए। कई लोग की रोजी रोटी चौपट भी हो गया। गृह युद्ध से देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जब गृह युद्ध हुआ तो उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो जीवन था श्रीलंका का अस्त व्यस्त हो गया जीवन। 2009 में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो श्रीलंका में दोनों समुदाय के बीच टकराव बढ़ता जाता है, तमिल और सहेली के बीच, है ना। अविश्वास बढ़ा, टकराव बढ़ा, इसलिए गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। अब गृह युद्ध होता है तो हजारों लोग मारे जाते हैं, हजार लोग मारे जाते हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भाग करके शरणार्थी दूसरे देश में भागना शुरू करते हैं, है ना। शरणार्थी बन गए, मैंने दूसरे देश में भाग करके शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा, तो 1000 लोग तो मारे गए, है ना। अब कई गुना ज़्यादा, तो इससे भी कई गुना ज़्यादा तो लोगों की रोजी रोटी की चौपट हो गल था, है ना। 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में अपने हमारे क्षेत्र के जो देश है, देश में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका जो था, श्रीलंका सोच लीजिए उस समय विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रह चुका था, है ना। आर्थिक विकास के क्षेत्र में, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा। लेकिन वहाँ का गृह युद्ध जब होता है दोनों तमिल और सहेली भाषा के बीच,
तो गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक है ना जी सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई था। सामाजिक संस्कृति और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां हुई और 2009 में जाकर गृह युद्ध का अंत होता था। 2009 में क्या हुआ, गृह युद्ध खत्म होता था। 2009 में जाके 2009 में गृह युद्ध खत्म हो गया था। श्रीलंका में 2009 में जाकर के गृह युद्ध खत्म हुआ था। देखिए बेल्जियम का क्षेत्र है, ठीक ना। ब्रुसेल्स का एरिया है पीला वाला जो 59% है, देख ली पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वेलेंसिया में 40% है, जो वेलेंसिया का एरिया है फ्रेंच भाषा बोलते हैं पर, और 1% जो रहते हैं जर्मनी भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स 59% है जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वेलेंसिया में जो फ्रेंच है जी, यहाँ ब्रुसेल्स में डच होगा, डच यहाँ बोलते हैं। यहाँ लिखा है ब्रुसेल्स की राजधानी, ललका है ब्रुसेल्स की राजधानी, ये वाला छोटका। वेलोन फ्रेंच भाषी, फ्लेमिश डच भाषी, जो है पिलका फ्लेमिश डच भाषी है ना। फ्लेमिश डच भाषी 59%, बेलोनिया 40% फ्रेंच भाषा। यहाँ पे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। बेलोन हो गया 40%, ये 40% है। फ्लेमिश डच भाषी है 59%, ये आपको 59% है फ्लेमिश। जर्मनी भाषी 1%, ये 59% है, ये 1% जर्मनी वाला, ये 1% तो ये है जी। एक बार पीछे से चलते हम लोग, एक बार फिर से बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से घिरा हुआ है। यहाँ समाज जाति की बनावटी जटिलता है। जनसंख्या 1 करोड़ है, हरियाणा साधा है। फ्लेमिश डच भाषा बोलते हैं 59% पर। एक पूरा ब्रुसेल्स है, पूरा ब्रुसेल्स का 59% पर डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश करिए है। और डच भाषा बेलोनिया है 40% है, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेलोनिया ये है 40% है फ्रेंच भाषा, और 1% जो भाषा है जर्मनी भाषा बोलते हैं। जर्मनी भाषा 1% है। ब्रुसेल्स का राजधानी, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ ब्रुसेल्स है। यहाँ देखिए ना किसकी संख्या ज़्यादा होगा, तो फ्रेंच में है, फ्रेंच भाषा ज़्यादा है तो फ्रेंच वाला में ज़्यादा बोलता है। यानी कि ब्रुसेल्स का राजधानी ब्रुसेल्स हो, ब्रुसेल्स 80% फ्रेंच भाषा बोलते। क्यों, ब्रुसेल्स पढ़वे करता फ्रेंच में, देखिए ना ब्रुसेल्स है फ्रेंच में पढ़ता पेड़ का, तो जाहिर सी बात है 59% फ्रेंच भाषा है तो फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोलेगा। और 20% भाषा बोलते हैं डच। यहाँ डच लोग 20% है, थोड़ा सा है ना, 20% बोलता है। फ्रेंच भाषा भले यह 40% है। अच्छा डच है जी, देखिए डच 20% है, डच नीचे ना है, डच ये है पेड़ का वाला, रुकिए 59% डच है, ठीक ना। ये डच लिख दीजिए। ये आपको फ्लेमिश है, फ्लेमिश 40% ये वाला है, 40% आपको फ्रेंच भाषा बोले ये वाला, जब को वेलोनिया है, बेलोनिया फ्रेंच भाषा, ठीक ना। 1% जर्मनी है। तो यहाँ पर ध्यान देने जो है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ब्रुसेल्स में 80% बोला जाता है फ्रेंच भाषा, ठीक ना, और 20% डच बोलते हैं। तो फ्रेंच भाषा देख रहे हैं 40% है, अल्पसंख्यक है। अब फ्लेमिश बहुसंख्यक है, फिर भी गरीब लोग, डच वाला ज़्यादा है गरीब। देखिए यहाँ पर ये अल्पसंख्यक समृद्धि ताकतवर है फ्रेंच भाषा अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक और अधिक समृद्धि ताकतवर है। और डच लोग नाराज रहते हैं इनसे, हालांकि इनको आर्थिक विकास शिक्षा में इनका अधिक लाभ मिला है, फिर भी नाराज है। 1950 दशक 60 के दशक में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। ब्रुसेल्स में ज़्यादा तनाव देखने को मिला, क्योंकि डच की संख्या 59% है और धन और समृद्धि के मामले में कम है। कौन, डच लोग। फ्लेमिश जो है डच ज़्यादा हैं, फिर भी धन अमीरी में करीब है ना। फ्लेमिश जो डच है 59% है, लेकिन गरीब है जो लोग ज़्यादा है। बेल्जियम की साझेदारी देखते हैं। बेल्जियम के जो नेता लोग जो थे, बेल्जियम के नेता ने है ना श्रीलंका के नेता से अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम के नेता लोग श्रीलंका का अलग रास्ता अपनाया। क्यों, श्रीलंका में तो बहुमत संख्या वाला नहीं देश का राज करना चाहते थे शैली भाषा के लोग। बेल्जियम में अल्पसंख्यक वाला ज़्यादा रास्ता अपनाया। बेल्जियम में तो श्रीलंका में क्या हुआ था, लोकतांत्रिक सरकार और शैली भाषा के नेता, बहुसंख्यक नेता दोनों मिलकर के तमिल को वैल्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन इन लोग क्या होता है, जरा देखते हैं बेल्जियम के समझदारी देखते हैं। बेल्जियम के नेता ने श्रीलंका के नेता से अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक, बेल्जियम के नेता अलग कैसे रास्ता अपनाया, जरा देखें।
क्षेत्रीय, बेल्जियम के जो नेता थे ना सभी लोग क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्षेत्रीय अंतर, जहाँ जो क्षेत्र में लोग रहते थे उसके क्षेत्र के अंतर के अनुसार और संस्कृति उनका रहन सहन के अनुसार मैंने सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करके आगे नियम कानून लगाते हैं बेल्जियम के। 69 और 93 के बीच बेल्जियम की 70 से 93 यानी कि 23 वर्ष के बीच बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, संविधान में 4 को संशोधन किया था। कितना? 4 संशोधन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ताकि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को पराया न महसूस करे। तो थोड़ा अच्छा ना किया जी, श्रीलंका से अच्छा कर रहा था। 4 को संशोधन किए थे ताकि देश में रहने वाले आदमी को पराया न लगे कि हम लोग पराया हैं। 70 से 93 के बीच 4 संशोधन किए थे। वही देखिए बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। बेल्जियम के नेता ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। श्रीलंका में तो थोड़ा सा दुश्मनी टाइप अपनाया था श्रीलंका में, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं। उन्होंने बेल्जियम के जो नेता लोग थे क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता अंतर को देख करके स्वीकार किया। 69 से 23 के बीच में बेल्जियम के नेता लोग ने 70 से 23 यानी कि 23 वर्ष में, 70 से लेकर 93 है, 93 के बीच में टोटल 23 वर्ष होता है के बीच उन्होंने बेल्जियम के नेता ने अपने संविधान में 4 संशोधन किया था। कितना? 4 संशोधन किया था संविधान में 4 को संशोधन किया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस बात के लिए संशोधन किए थे 4 को 70 से 93 के बीच कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन माने पराया का एहसास न होना चाहिए और सभी मिलजुल करके रह सकें। इसलिए है ना 70 से लेकर 93 के बीच में 4 संशोधन किए थे। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही काल्पनिकशील है। जो व्यवस्था दिया वह काल्पनिकशील माना जाता है। इतना अच्छा काम किया था ताकि कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया था जैसा ब्रूस बेल्जियम किया था। अच्छा ना किया था जी, 4 को संशोधन किया ताकि मिलजुल कर रहे। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बात निम्नलिखित है। बेल्जियम मॉडल संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है। क्या प्रावधान है संविधान में भाई, जरा तुम बताओ? कि केंद्र सरकार होगा तो डच भाषा और फ्रेंच भाषा, यही दोनों में तो लड़ाई चल रहा है। डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यही मॉडल बनाया गया था। जो डच भाषा रहेगा और फ्रेंच भाषा जो रहेगा, दोनों के जो मंत्री आएंगे दोनों में बराबर चुन के आएंगे, यानी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यही मॉडल बनता है संविधान में। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों भाषाएं समूह के संसद का बहुमत उसके पक्ष में हो। कह रहा है कोई भी विशेष कानून तभी बनेगा जब डच भाषा के विशेष बहुमत होना चाहिए और फ्रेंच भाषा दोनों भाषा के समूह के और संसद का बहुमत मिलना चाहिए। संसद को बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए कि कानून बनना चाहिए, तभी बनेगा। ठीक ना जी। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। इस प्रकार देखा गया एक समुदाय के जो लोग होते थे एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। बेल्जियम का मॉडल यही है कि संविधान की बात है ना, संविधान में यही बात लिखा गया कि केंद्र सरकार, बेल्जियम की जो केंद्र सरकार है उसमें डच लोग और फ्रेंच भाषी लोग है ना, दोनों में मंत्री की संख्या समान होगा और दोनों के मंत्री की संख्या, दोनों डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषाएं, डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों भाषा के समूह के संसद को बहुमत को उसे पक्ष में मिलना चाहिए। संसद को लगे कि संसद में कानून बनता है, लगे कि डच भाषा फ्रेंच भाषा दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, बहुमत मिल रहा है, तो उसके पक्ष में ही सरकार कानून बनाएगा। इसी प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट बोलता है केंद्र सरकार। अगला है बेल्जियम के मॉडल में संविधान का मॉडल बनता है कि संविधान में बात बोला गया है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाका क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई। दो इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकार है इस सरकार को सुपुर्द कर दी गई है। यानी सुपुर्द का मतलब क्या हो गया, 2 इलाकों के जो क्षेत्रीय सरकार है उसको सुपुर्द कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ, सुपुर्द यही हो गया, यानी राज्य सरकार है केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार जो है केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेगा। राज्य सरकार हमेशा रहेगा केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेगा। ठीक ना। यही अनेक शक्तियों में बांट दिया बेल्जियम। ब्रुसेल्स में अलग
अलग सरकार है। ब्रुसेल्स में क्या है? अलग सरकार है। कैसे? और इसमें दोनों समुदाय, फ्रेंच और डच भाषा, दोनों समुदाय का समान इज्जत जो है, प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व है। दोनों समुदाय के, फ्रेंच भाषा डच भाषा का, दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने, जो फ्रेंच भाषा जो थे, उन लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। कह रहा है ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है, अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है भाई, सामान्य प्रतिनिधित्व दोनों का, ठीक ना। फ्रेंच भाषा लोगों ने ब्रुसेल्स में समान, फ्रेंच भाषा जो का किया था, फ्रेंच भाषा के लोग ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि चलो भाई ठीक तो किया। फ्रेंच भाषा लोग कहा कि चलो इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि डच भाषा लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, है ना। फ्रेंच भाषा और डच भाषा दोनों का जो प्रतिनिधित्व जो था स्वीकार करता है बराबर का, सरकार का, समान इज्जत का। एक बार फिर से, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषा के लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। डच भाषा के लोग केंद्र में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, और फ्रेंच भाषा ने समान उसको भी स्वीकार कर लिया केंद्र में। कहा कि जब डच लोग केंद्र में बराबरी का प्रतिनिधित्व का स्वीकार किया तो फ्रांस भी स्वीकार कर लिया और का समान प्रतिनिधित्व का। तो दोनों भाषा लोग केंद्र में समान प्रतिनिधित्व का स्वीकार करते हैं। वही केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरा स्तर की सरकार यहाँ है बेल्जियम में, उसका नाम है सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार कहते हैं उसको। तीसरा स्तर का जो सरकार है उसका नाम है सामुदायिक सरकार। क्या नाम है? सामुदायिक सरकार कहते हैं बेल्जियम में। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। सामुदायिक सरकार जो होगा ना, इसमें एक ही भाषा बोलने वाले होंगे। अगर सामुदायिक सरकार बनाना है जो क्षेत्र में बन रहा है, तो अगर डच है तो डच भाषा बोलने वाले करेंगे, और तो फ्रेंच है तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले इसका सरकार का चुनाव करते हैं। डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मनी वाले बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हैं, डच, फ्रेंच, जर्मनी के लोग बोलने वाले भाषा जहाँ भी रहे, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। संस्कृति इस सरकार का मतलब का सामुदायिक सरकार जो है रहन सहन, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेता है। संस्कृति, शिक्षा, भाषा और मामलों पर फैसला लेता है सामुदायिक सरकार। बेल्जियम का मॉडल देख करके लग रहा है कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी लगता है कि जटिल है, लेकिन यह व्यवस्था बेहद सफल रहा। अच्छा ना काम किया बेल्जियम। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया, क्योंकि गृह युद्ध नहीं हुआ कि सबके इज्जत बराबर मिला, तो गृह युद्ध काहे होगा बेल्जियम में। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। बेल्जियम 2 भागों में बढ़ जाता अगर दोनों भाषा लड़ता तो, कि दोनों सामान्य आधार पर था लगभग। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर के यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, है ना। क्यों? बहुत सारा अनेक देशों ने मिलकर के, यूरोपीय देश ने साथ मिलकर के यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स का मुख्यालय बना। क्यों? कि ब्रुसेल्स अलग अलग भाषा बोलते थे, फिर भी लोग लड़े झगड़े नहीं, इसलिए ब्रुसेल्स को ही मुख्यालय बना दिया। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोग बोलते हैं कि जटिल है, लेकिन यह व्यवस्था जो था बेल्जियम में, व्यवस्था बेहद सफल रहा। इस बेल्जियम में रहने वाले मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया। वरना गृह युद्ध होता दोनों में, तो स्थिति फिक्स है कि बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जबकि अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर के अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर के यूरोपीय संघ बनाया। जब यूरोपीय संघ बनाया
तो बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुन लिया, ब्रुसेल्स को मुख्यालय बनाया। क्यों? बेल्जियम देखा कि इतना अच्छा काम किया तो भाई ब्रुसेल्स को राजधानी बनाया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स बनाया। पूछ सकता है यहाँ से पूछ सकता सवाल है, यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ हो गया? तो ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलता है? बेल्जियम और श्रीलंका में जो इन कथा को पढ़े हम लोग, तो क्या शिक्षा मिलता है? देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों ही देश जो है लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तो ही है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवालों को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को जितना थे, सभी नेताओं को क्या लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेल्जियम के नेता को लगा कि विभिन्न समुदाय के और क्षेत्रों को भावनाओं का आदर कीजिएगा, विभिन्न प्रकार के समुदाय को आदर कीजिए और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का आदर कीजिएगा, तभी देश की एकता बनेगा, ऐसा लगा। इसे एहसास हुआ बेल्जियम के नेता को। इसके चलते दोनों पक्ष, बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। तब बेल्जियम एकता बना रहा। श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया था। अतः श्रीलंका में बोलता है कि हमें यह ज्ञात होता है कि अगर श्रीलंका के अनुसार बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनके हिस्सेदार सत्ता पावर में कमजोर लोगों को हिस्सेदार न दीजिएगा, न बनाने का फैसला करता है बहुसंख्यक, तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। बेल्जियम क्वेश्चन है कि बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलता है? तो शिक्षा ही मिलता है कि दोनों ही देश जो है लोकतांत्रिक है भाई, ठीक ना, दोनों देश क्या है लोकतांत्रिक है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवालों को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। सत्ता में साझेदारी के बारे में श्रीलंका और बेल्जियम दोनों अलग अलग तरीका से अपनाया। बेल्जियम के नेता को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेल्जियम के नेता को लगा विभिन्न अलग अलग समुदाय के अलग अलग क्षेत्र को भावनाओं को समझो, उसके आदर करो, तभी देश की एकता संभव होगा, तभी देश एकता बना रहेगा। इसी एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए। दोनों पक्ष मतलब कि डच और फ्रेंच दोनों सत्ता में साझेदारी करने पर पक्ष में सहमत हो जाते हैं। वही उल्टा होता है श्रीलंका में। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपना जाता है ना। श्रीलंका में बहुसंख्यक, इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक कौन था श्रीलंका में? सिहली समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार बनाने का फैसला करता है, तो इस देश की एकता ही अखंड संकट में पड़ सकता है। श्रीलंका की जो एकता देश है उस संकट में पड़ सकता है। कब? जब बहुसंख्यक का राज पर चलेगा तब। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में गृह युद्ध या श्रीलंका में भी गृह युद्ध 2009 में खत्म हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में खत्म हुआ था। ये लेबनान की बात हो रहा है। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिल करके बैठते हैं और विभिन्न समुदाय के बीच, विभिन्न समुदाय मतलब कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे, माने पावर, देश चलाने के सत्ता जो है पावर, उसके बंटवारा के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। कुछ बुनियादी नियम पर सहमत हुए। इन नियम के अनुसार तय हुआ, कुछ बैठक हुआ तो जरूर होगा नियम निकला कि नियम के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। देश का जो राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का जो कोई कैथोलिक होता था वही कैथोलिक ही होना चाहिए देश का राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति कौन होना चाहिए? मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक राष्ट्रपति होना चाहिए। कैथोलिक ही बनेगा लेबनान का राष्ट्रपति। सिर्फ सुन्नी लोग मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। सुन्नी मुसलमान जो होगा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं। उप प्रधानमंत्री बनना होगा ऑर्थोडॉक्स ईसाई रहेंगे।
उप प्रधानमंत्री में कौन पद रहेंगे, कौन बैठल रहेगा? उप प्रधानमंत्री के पद कौन लेगा? ऑर्थोडॉक्स ईसाई। और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए होगा। जब संसद का जो पद होगा, संसद के अध्यक्ष का जो पद होगा शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। समझौते के अनुसार आगे से ईसाई जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है ऑर्थोडॉक्स ईसाई के मिलेगा उप प्रधानमंत्री। वही ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, है ना। उप प्रधानमंत्री जब मिलेगा तो संरक्षण की मांग नहीं करेगा। किससे? ईसाई लोग। ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो होते हैं उप प्रधानमंत्री मिल गए इनको, तो फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेगा। और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। मुसलमान जो थे वही संसद के जो अध्यक्ष का जो पद होगा वो शिया मुसलमान के लिए होगा। तो यही जब मुसलमान को जब संसद के अध्यक्ष का पद मिल गया तो इनको पड़ोसी देश सीरिया के एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। सीरिया का एकीकरण होगा कि न होगा, इसकी मांग को छोड़ दिया जाए, ऐसा मुसलमान को संरक्षण मिला, माने फैसला निकला। जब ईसाई और मुसलमान दोनों, वही ईसाई जो फ्रांस से सहमत नहीं लगा, वही मुसलमान जो सीरिया के एकीकरण की मांग को छोड़ना पड़ेगा, वो दोनों के बीच यह समझौता हुआ कि तब यह हुआ था कि तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थे। जब समझौता ऐसा हुआ था तो दोनों का आबादी बराबर थी उस समय। मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गया। अभी मुसलमान कौन है? यही मुसलमान जो पड़ोसी देश सीरिया के साथ एकीकरण के मांग को छोड़ने पड़ गया, वही मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ जाए। लेबनान में दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। दोनों पक्ष, मुसलमान भी सीरिया को नहीं एकीकरण करने के सहायता दे रहा है और न ईसाई फ्रांस से सहायता मांग रहा है। आज उसके समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। गृह युद्ध की समाप्ति, लेबनान हुआ। लेबनान के सारे नेता मिलकर के नियम निकालते बैठक होता है। देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ है, उनको देश का राष्ट्रपति बनेगा मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही आदमी बनेगा देश का राष्ट्रपति। सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, सुन्नी मुसलमान जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। उप प्रधानमंत्री बनेगा ऑर्थोडॉक्स के कोई ईसाई, वही ईसाई है ना। ईसाई फ्रांस से सहायता नहीं मांगेगा। और संसद के जो अध्यक्ष होगा वो शिया मुसलमान के लिए तय किया गया। वही शिया मुसलमान जो मुसलमान संसद का अध्यक्ष होगा, जो पड़ोसी देश सीरिया के एकीकरण की मांग को छोड़ने पर सहमत हुआ। जब यही मुसलमान और शिया, यही जब ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ था कि दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, जिस समय समझौता ऐसा होता था। आज भी मुसलमान बहुमत है, फिर भी दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। ऐसा ही खलील नाम के कोई आदमी बात किया था। लेबनान भी अन्य समान लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता? उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाएगा, भले ही वह किसी भी समुदाय को हो। लेकिन जिसने बड़े बुजुर्ग गृह युद्ध देखा है मौजूद ऐसा कुछ नहीं। इसमें शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप देखते हैं। सत्ता मैंने पावर, देश चलाने के पावर, उस साझेदारी के रूप कहाँ साझेदारी है, हिस्सेदारी है, उसके बारे में। तो सत्ता भी चलाना है तो साझेदारी चाहिए, ठीक ना। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक सत्ता का जो बंटवारा है उसकी बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता के साझेदारी का विचार सामने आया। सत्ता के साझेदारी के विचार आया कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता बंटवारा। इस चलते हमारे दिमाग में विचार आया क्या, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सत्ता का बंटवारा नहीं होगा। लंबे समय से यही चली आ रही थी कि सत्ता का बंटवारा नहीं होगा। सरकार की सारी शक्ति जो है एक ही व्यक्ति या किसी खास स्थान पर, एक व्यक्ति के हाथ में, चाहे तो किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिए एक हाथ में सरकार की शक्ति की पावर होना चाहिए, ऐसा बोलता पहले से चला आ रहा था। लेकिन अब हो गया लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है। लोकतंत्र क्या है? एक बुनियादी सिद्धांत है। बुनियादी माने कि जनता के सारी शक्ति इसी में है लोकतंत्र में। इसलिए बोलते लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता जो है, जनता ही केवल सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है।
लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत कैसे है? क्योंकि जनता जो होता है, जनता ही का रही सारी राजनीतिक शक्ति, जितना राजनीतिक जो शक्ति है उस शक्ति का स्रोत जनता होता है। इसलिए जहाँ राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होता है वहाँ लोकतंत्र बुनियादी सिद्धांत कहलाता है। इसमें लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्था के माध्यम से, स्वशासन की संस्था होता है, वही संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाता है। स्वशासन की संस्था के माध्यम से क्या करता है? शासन चलाता है। अब चलाता है इसलिए जनता जो है लोकतंत्र की राजनीतिक शक्ति कहलाता है। क्यों जनता लोग इसमें क्या करता है? स्वशासन की संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाता है जनता लोग, मैंने संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाता है जनता लोग। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। कह रहा है एक अच्छा लोकतांत्रिक तभी कहलाएगा जब समाज में अच्छा लोकतांत्रिक शासन तभी कहलाएगा जब समाज में विभिन्न समूह के, कोई उच्च जाति, नीच जाति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विभिन्न समूहों के उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, है ना, सम्मान दिया जाना चाहिए। और सार्वजनिक नीति में जो कानून बनेगा सभी के हित में तय करने में सबकी बातें शामिल होना चाहिए। जब सबकी बातें शामिल होगा, यही सबकी बातें शामिल होती है, तो इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। नागरिकों को क्या होना चाहिए? राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। यहाँ बोल रहा है लोकतांत्रिक बुनियादी सिद्धांत क्या बोलता है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत लोकतंत्र होना चाहिए। एक अच्छा लोकतंत्र तभी कहलाएगा जब समाज के विभिन्न वर्ग के समूह को उनके विचारों को सम्मान देने वाला होता है, वही लोकतंत्र अच्छा कहलाएगा। सार्वजनिक रूप से नीतियाँ जो बनता है, कानून, उसको तय की जाती है जिनके में सबकी सहमति शामिल होती है। अतः एक अच्छे लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए, तभी अच्छा लोकतंत्र कहलाएगा। आधुनिक लोकतंत्र तो ये क्या कहते हैं हम लोग? लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। इसमें लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र होने के क्या नियम है कि समाज में शासन जब चलता है लोकतंत्र में, तो समाज के विभिन्न समूहों और विभिन्न विचारों, उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए विचार को, और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होना चाहिए, तब वो अच्छा लोकतांत्रिक कहलाएगा। अच्छा ज़्यादा से लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, तब अच्छा लोकतंत्र कहलाएगा। जितना हो सके ना अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता जो होता है उसमें हिस्सेदार बनाओ, तब वो अच्छा लोकतांत्रिक कहलाएगा। क्वेश्चन है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पुराना नहीं लोकतांत्रिक, अब जो नया आ गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था, रहन सहन लोकतंत्र में, उसी को कहते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सत्ता माने पावर में साझेदारी जो होता है अनेक रूप में हो सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरण पर गौर करते हैं। पहला है सत्ता के क्षैतिज वितरण। आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्था जो है सत्ता की साझेदारी क्षैतिज वितरण से चल रहा है। शासन के विभिन्न अंग है, जैसे शासन करने के विभिन्न अंग हो सकता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता के क्षैतिज वितरण कहेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के रूप। पहला सत्ता का क्षैतिज वितरण है। शासन के विभिन्न अंग के बीच बंटवारा। इसमें शासन के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रह करके अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करता है, इसे हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। जैसे भारत है, हमारे देश में भारत में कार्यपालिका जो है सत्ता का उपयोग करती जरूर है। पूछेगा भारत देश में सत्ता का उपयोग कौन करता है? वो तो सत्ता का उपयोग करता है कार्यपालिका। वही कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन
कार्य करती है। पूछेगा कार्यपालिका जो सत्ता का उपयोग करता है किसके अधीन काम सत्ता का उपयोग करता है? पावर तो है कार्यपालिका के पास, तो ये कार्यपालिका के पास सत्ता का पावर जो है ये किसके अधीन है? संसद के अधीन कार्य करता है। कौन? कार्यपालिका। कैसे कार्यपालिका कैसे संसद के अधीन कार्य करती है। संसद में जो कानून बनेगा वही उसी के अनुसार कानून बनाता है विधायिका, और कार्यपालिका उसी को कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। जो न्यायपालिका होता है न्याय दिलाने वाला न्यायाधीश, जो भी न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करती है। पूछेगा न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करता है और संसद के अधीन कार्य करता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, वही कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करता है, यही कार्यपालिका संसद के अधीन भी काम करता है, क्योंकि संसद में कानून बनेगा तब ना एक कार्य करेगा। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाते हैं। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका पर अंकुश लगाएगा और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाता है। इसे ही व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। सत्ता के 36 वितरण में देख लेगा शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता के 36 वितरण कहेंगे। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच बंटवारा रहता है, इसी को 36 वितरण कहते हैं हम लोग। क्योंकि हम इसमें सरकार के विभिन्न अंग कहने मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका वही विभिन्न अंग है सरकार के, वो एक ही स्तर पर रह करके अपनी अपनी सरकार का शक्ति का उपयोग करता है। अब एक ही स्तर पर रहता है तो एक ही स्तर पर रहता है, इसको 36 वितरण कहते हैं। एक ही स्तर पर रह करके अपनी शक्ति का उपयोग करता है। ऐसे बंटवारे जब होता है तो ऐसे सुनिश्चित कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। कोई एक अंग जो है सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। असीमित मतलब कि अनंत उपयोग नहीं कर सकता है। एक ही अंग जो है सत्ता का पावर का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए 36 वितरण चाहिए। हर अंग दूसरे पर अंकुश लगाता है। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश लगाता है, वही कह रहा। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इस विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश लगाता है। इस पर लगा, 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 तो जाहिर सी बात एक दूसरे पर अंकुश लगा है तो संतुलन बना रहता है, उसका संतुलन बना रहता है। लेकिन लोकतांत्रिक संस्था के बारे में 9वीं कक्षा का पढ़ चुके हमने देखा है कि हमारे देश में कार्यपालिका जो है सत्ता का उपयोग करती जरूर है। कार्यपालिका जो है सत्ता का उपयोग करता है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। पूछे कार्यपालिका के अधीन किसका उपयोग करता है? सत्ता मैंने पावर का उपयोग करता है। कार्यपालिका कार्य मैंने है तो भाई कार्य करेगा तब ना उपयोग करेगा। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। संसद मतलब संसद में जो कानून बनेगा उसी के अनुसार कार्यपालिका काम करेगा, वही सत्ता का उपयोग करती है। कौन? कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और संसद के अधीन कार्य भी करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका कहता है, यही कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करता है, संसद के अधीन काम करता है और नियुक्ति भी कार्यपालिका काम है, नियुक्ति भी करना। कार्यपालिका है सत्ता का उपयोग करता है, यही कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करता है। यही कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति भी करता है। कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति करता है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों बनाए कानून पर अंकुश रखता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कर लेता है कार्यपालिका। जब नियुक्ति हो जाता है न्यायपालिका तो न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर कहता तो चुन लेना है, तो हाँ अब तोरे पर कार्यपालिका पर तो चुन ले तो, और विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून है दोनों पर अंकुश लगाओ, चुन लेना है ना, दोनों पर अंकुश लगाता है न्यायपालिका। दोनों का अंकुश मतलब दोनों का न्याय दिलाता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है सत्ता का बंटवारा साझेदारी में। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होना। 36 तो देख लिए, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही स्तर पर काम करते हैं, जिससे कारण 36 बोलते हैं। 36 सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के विभिन्न स्तर है, उसमें बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सरकार का बंटवारा हो सकता है।
जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार होना चाहिए। पूरे देश के लिए क्या होना चाहिए? एक समान सरकार होना चाहिए, जिसे संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। पूरे देश के लिए एक समान सरकार जो होती है उसे हम लोग संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकार जो होता है, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर सरकार होती है, उसे इन्हें भारत में राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार जो होता है प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होती है, ठीक ना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर देखते हैं। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर रूप। सरकार के बीच विभिन्न स्तर का मतलब क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो। पूरे देश के लिए क्या होना चाहिए? एक समान सरकार हो, सबके बराबर रूप में सरकार बनना चाहिए पूरे देश के लिए। और फिर प्रांत स्तर पर अलग अलग सरकार हो, है ना। पूरे देश के लिए कह रहा है केंद्र सरकार होना चाहिए, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तर में। वही कह रहा पूरे देश के लिए एक समान सरकार होना चाहिए और फिर प्रांतीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार, जिसको कहते हैं राज्य सरकार होता है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक ऐसी समान सरकार को अक्सर संघ कहते हैं। पूरे देश के लिए जो बनता है उस संघ बोलते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं उसको। और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है वो हर जगह नाम चेंज होता है, हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में हम लोग इसको राज्य बोलते हैं, भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता है भारत जैसा। कई देश में प्रांतीय स्तर पर या क्षेत्रीय सरकार नहीं होता। कई देश में जो है तो प्रांतीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सरकार नहीं होती है। भारत में है तो प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होता है, उसको राज्य सरकार कहते हैं। और कई देश में तो प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सरकार होबे नहीं करता। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है ना, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, केंद्र सरकार में, जहाँ ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख भी लिखा गया है। संविधान में लिख दिया है कि पूरे देश के लिए एक समान सरकार बनेगा, केंद्र सरकार कहते हैं, संघ बोलते हैं। और स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो होगा उसको राज्य सरकार कहते हैं। वही संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र के बीच में राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। केंद्र और राज्य के बीच में जो सत्ता का जो बंटवारा होगा किस रूप से होगा, इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान में, ठीक ना। इसका उल्लेख कहाँ है ना? संविधान में लिख दिया गया, ठीक ना। संविधान में उल्लेख किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो बंटवारा होगा सत्ता का किस रूप में होगा, संविधान में उल्लेख है। बेल्जियम में यह तो काम हुआ है। यह काम मतलब का केंद्र और राज्य के बीच में जब सत्ता का बंटवारा होगा वहाँ संविधान में उल्लेख कर दिया गया है किस तरह से होगा से। और वहाँ पर सामुदायिक सरकार भी बनता है, जो बेल्जियम में जो कोई खास भाषा वाला ही उसमें वोट देकर सरकार को जिताता है। बेल्जियम में यह तो काम हुआ है, संविधान में लिखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा। पर श्रीलंका में यह नहीं हुआ है अभी तक। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर, राज्य सरकार के से नीचे के स्तर की सरकार के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। ऐसा संविधान में लिख दिया है कि राज्य सरकार के भी नीचे जो होगा व्यवस्था, ऐसा संविधान में लिख दिया है। नगरपालिका और पंचायत ऐसी ही इकाई है कि राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर पर कौन आता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में नगरपालिका हो गया, पंचायत हो गया, है ना। पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय स्तर पर नगरपालिका, शहर में नगरपालिका और गांव में चलेगा पंचायत। ऐसे इकाई उच्च स्तर निम्न स्तर के सरकार के बीच सत्ता कैसे ही बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा गया, ऊर्ध्वाधर रूप में वितरण हो गया। हम अगला अध्याय में इस अध्याय पर विस्तार पर चर्चा करेंगे। सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह। सत्ता में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों में बंटवारा होता है। सत्ता का बंटवारा भी होता है, विभिन्न बड़े प्रकार के सामाजिक समूह में बंटवारा होता है। किसका? सत्ता का। कुछ देशों में कानूनी प्रावधान है कि क्या सामाजिक रूप से, कुछ देशों में कानून में लिखल गया है या संविधान में लिखल है कि सामाजिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से जो लोग कमज़ोर समुदाय है, या महिला हो कमज़ोर या अल्पसंख्यक हो, सभी को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी की जाए। विधायिका में भी और प्रशासन में दोनों में क्या होना चाहिए? हिस्सेदारी दी जाए, तब समझे कि सत्ता की हिस्सेदारी हो रहा है।
इसके लिए चुनाव क्षेत्र को आरक्षित भी किया जाए। चुनाव क्षेत्र जो है उसका भी आरक्षण दिया जाए, चुनाव क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए। तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह। सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह। सत्ता का बंटवारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों में या समुदाय में, मसलन में भाषा के आधार पर धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। सत्ता का बंटवारा किसके बीच में हो सकता है? विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह में, मसलन पर भाषाई आधार पर, धार्मिक समूह के आधार पर बंटवारा हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में देखिएगा, सामुदायिक सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं पीछे, देखिए बेल्जियम के बारे में है। सामुदायिक सरकार केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरा सरकार भी आता है जिसका नाम है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा का मतलब क्या? एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं सामुदायिक सरकार का चुनाव। डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हैं, इस समुदाय की सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर विचार फैसला लेने का अधिकार है। समुदाय सरकार में एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनते हैं। डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मनी, तीनों में से कोई, जो लोग जहाँ रहेंगे वहाँ से भी सरकार चुन सकते हैं। समुदाय सरकार जो बनता है, जो सरकार बनता है, समुदाय सरकार के जो नेता बनता है, सरकार बनता है, उनका वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा से मसलों पर फैसला लेने का अधिकार रखता है इन लोग। वही यहाँ पर कह रहा है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। अभी देखें, एक ही भाषा वाला चुनते हैं। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है। कुछ देशों में संविधान भी है और कुछ देशों में कानून भी है। इस बात पर चर्चा करता है दोनों कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय जो रहेंगे उनको और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका, कमजोर समुदाय को और महिला जो कमजोर है उनको विधायिका में कानून बनाने के लिए प्रशासन में दोनों जगह में हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। महिला को, कमजोर छात्र मैंने कोई भी व्यक्ति उनको भी। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाले ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आरक्षित के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, 9th क्लास में। इस तरह की व्यवस्था जो आरक्षण के बारे में होता है, उसमें विधायिका और प्रशासन, कमजोर वर्ग के लिए, महिला को भी आरक्षण देना चाहिए। विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है आरक्षण, ताकि अलग समुदाय को आरक्षण मिल सके, ताकि लोग जो होते हैं कमजोर लोग या महिला लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे कि हम लोग अलग हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक को भी इसी सोच के आरक्षण दी जाती है, सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीके पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। चौथा है सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। सत्ता के दावेदारी के बीच चुनाव करने का विकल्प होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा में बोलता है कि सत्ता के जो दावेदार करते हैं, पावर का जो दावेदारी है, जो लोगों के पास पावर लेने का शक्ति का दावेदारी है, उन लोगों के बीच में चुनाव कराने का विकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि जगह में सेकर का पावर दे दे, सत्ता दे, नहीं, चुनाव करके जीतेगा उसको दे दो। वही सत्ता का बंटवारा है। यह दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित नियंत्रित करना। सत्ता का बंटवारा सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव करने का विकल्प होना चाहिए तथा दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करना है। शासन को प्रभावित भी करना और नियंत्रित करना है। लोकतंत्र में साझेदारी के अंतर्गत हमारे पास विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध विकल्प से भी हम इसे समझ सकते हैं। लोकतंत्र में साझेदारी के अंतर्गत हमारे पास विभिन्न प्रकार का पार्टी रहता है। वो पार्टियों के रूप में उपलब्ध विकल्प से भी हम इसे समझ सकते हैं। इसे सत्ता में आने के लिए प्रतिस्पर्धा की जाती है, तब जाके जो कंपटीशन में जीतता है वही माने नेता सरकार बनाता है। जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों के हित समूह
जो सरकार की विभिन्न समितियां के भागीदारी होते हैं या सरकार की नीतियां पर दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो हम लोग चौथा देख रहे हैं का रिवाइज सत्ता के बंटवारा। सत्ता के बंटवारे को एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह या आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। सत्ता के बंटवारा के हम देख रहे हैं कि एक विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आता है सत्ता के बंटवारा में, और आंदोलन भी होता है, आंदोलन द्वारा होता है। इस शासन को प्रभावित करता है, नियंत्रित भी करता है ना करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूरी होना चाहिए। लोकतंत्र बोलता है जो सत्ता के पर शासन करना चाहता है तो उसका सत्ता के बीच में दावेदार होना है। जो सत्ता के दावेदार है उनके बीच उनके बीच चुनाव का विकल्प होना जरूरी रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प जो चुनाव का जो विकल्प है वो समकालीन बोलता है ना। बोला लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार रहता है तो हम लोगों के बीच चुनाव का विकल्प होगा। जो जीतेगा वही सत्ता पावर आ जाएगा उसी के हाथ में। वही चीज़ें समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में, समकालीन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें यही विकल्प, चुनाव वाला विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में, विभिन्न माने बड़े प्रकार के पार्टी के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। जो भी पार्टी है सत्ता के लिए, पावर के लिए आपस में कंपटीशन करती है। पार्टियों के यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित करता है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। पार्टियों के यही आपसी प्रतिद्वंद्विता, यही कंपटीशन जो पार्टी होता है, पार्टियों का जो कंपटीशन होता है, यह प्रतिद्वंद्विता जो रहता है वही पार्टी की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित करता है। प्रतिद्वंद्विता ही सुनिश्चित करता है क्या कि सत्ता जो है, सत्ता पावर देश सरकार देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति के हाथ में या समूह के हाथ में न रहना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथ में भी नहीं रहना चाहिए या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती है। सत्ता क्या है? सत्ता पर गौर कीजिएगा ना तो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा वालों के सत्ता आता जाता है और अलग अलग सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ से सत्ता कभी आती है कभी जाती है। जो अच्छा काम करेगा आती है, खराब काम करेगा जाती है सत्ता। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है। प्रत्यक्ष मतलब का जो खराब काम किया, जो जीतने वाला है अच्छा काम करेगा एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है। सत्ता किसी के हाथ में आती है आएगी क्योंकि दो या अधिक पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। तो लोकतंत्र में हम व्यापार, उद्योगपति, किसान और लोक औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियां में सीधा भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सत्ता के बंटवारे का विभिन्न रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित करते हैं। सत्ता के बंटवारे को विभिन्न प्रकार के दबाव समूह द्वारा, आंदोलन द्वारा हम शासन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दबाव डाल करके आंदोलन द्वारा शासन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सत्ता के बंटवारा में लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प होना चाहिए ताकि चुनाव होगा तब जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। समकालीन लोग वही सत्ता पर हक, उसी का हक भी होगा, सत्ता में कब्जा पर, पावर में कब्जा उसी का होगा। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जहाँ समकालीन लोकतांत्रिक सरकार होता है वहाँ विभिन्न पार्टी के रूप में चुनाव होता है। समकालीन लोकतांत्रिक क्या करता है? पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है। पार्टियों के यही आपसी प्रतिद्वंद्विता जब बताता है, क्या बताता है कि एक व्यक्ति या एक समूह, एक व्यक्ति के हाथ में या समूहों के हाथ में सत्ता नहीं रहा है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो हम पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से पावर देकर है, सरकार देकर है, बारी बारी से सत्ता बने सरकार पावर कहिए, बारी बारी से अलग अलग विचारधारा वाला और सामाजिक समूहों वाले जो पार्टी है उनके हाथ से आती है कभी जाती है। सत्ता कभी आती है कभी जाती है। कई बार सत्ता को यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। क्यों? क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। जब दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है तो लोकतंत्र में इस स्थिति में हम लोग लगता है कि चुनाव जीत जाएगा
और चुनाव जीतेगा प्रत्यक्ष उसी को कहते हैं, उसी का सरकार बनेगा। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं, है ना, सत्ता को बनाने के लिए। सरकार के विभिन्न समितियाँ, सरकार की बहुत सारा समिति है, उस सभी समिति में सीधी भागीदारी करके, चाहे सीधा भागीदारी करके या तो नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बना करके ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। सवाल उठा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? आंसर है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी इसलिए चाहिए ना, विभिन्न सामाजिक समूह जो रहता है उनके बीच टकराव को कम करने के लिए, टकराव कमता है, पीछे पड़ चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए, राजनीतिक जो अस्थिरता होता है उसको रोका भी जा सकता है सत्ता की साझेदारी में। लोगों की भागीदारी होगा सत्ता में तो राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए अस्थिरता रुक जाता है। राजनीतिक स्थिर को बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए भी और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है। देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस पर हम सत्ता के बंटवारे के पक्ष में तो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क युक्ति तर्क कहलाता है, युक्तिपरक तर्क। सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्यों? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम जाता है। पढ़े भी, चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़ करके अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। जब इसका रूप ले लेता है इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए, अस्थायित्व के लिए अच्छा है। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पढ़िए ना, पढ़िए। सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, यही सामाजिक टकराव जो है आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। अब हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए, अस्थायित्व के लिए अच्छा ही माना जाता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोप देना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। थोड़ा यहाँ देखिए, युक्तिपरक तर्क। सामाजिक समूहों के बीच टकराव कमता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व बना रहता है, इसलिए अस्थायित्व बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है, इसलिए अच्छा है। हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, तो अच्छा बात है। कह रहा, अब बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी समुदाय पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। बहुसंख्यक सरकार को जो इच्छा है उसको उसी के सरकार के अनुसार चलना कुछ पल के ठीक रहेगा, लेकिन आगे चल के बहुसंख्यक को भी बर्बाद करेगा, अल्पसंख्यक को भी बर्बाद करता है। अब चलते हैं नैतिक तर्क में चलते हैं। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या कहते हैं? लोकतंत्र की आत्मा बोलते हैं। किसको? सत्ता की साझेदारी को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी है तो हाँ, तो लोकतंत्र की आत्मा है। तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग यहाँ ही लगल थोड़ा घेर देते हैं, जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? विभिन्न इसलिए जरूरी है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है। राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए भी रोका जाता है। राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए भी उद्देश्य भी सत्ता का जरूरी है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जनता ही। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता क्या है? राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। पीछे पड़ चुके हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है भाई। इसे स्वशासन की संस्था के माध्यम से स्वशासन की संस्था बनाता है, जैसे प्रधानमंत्री कुछ हो, मुख्यमंत्री, उसी के माध्यम से अपना शासन चलाता है। अच्छे लोकतांत्रिक में जितना हो सके है ना, अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों को और विभिन्न प्रकार के विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, तभी वो अच्छा लोकतंत्र कहलाएगा। और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में बाकी बातें शामिल होनी चाहिए, तभी वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगा। आज इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा नागरिकों का राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है, वही अच्छा लोकतांत्रिक कहलाता है।
लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है भाई, जनता ही और कोई नहीं है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत बोलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न समूह उनके विचारों को उचित स्थान दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न समूह को उनके विचार को, विभिन्न समूह रहे, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक रहे, उनका विचार को उचित स्थान दिया जाता है, तभी लोकतांत्रिक कहलाएगा। अब देख लेंगे, अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों को उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल हो, तभी वो अच्छा लोकतांत्रिक कहलाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के संबंध में विचार करें। पहला, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंटवारे सत्ता का उदाहरण नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंटवारा सत्ता की आवश्यकता नहीं है, सत्ता की आवश्यकता नहीं है इसमें, सही बात है, इसमें कोई सत्ता की आवश्यकता नहीं है बंटवारे के लिए। ये खुद स्वतंत्र होता है, तीनों एक दूसरे पर भले कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, अलग बात है, इस पर सत्ता का बंटवारा नहीं है कि तुम। न्यायपालिका न्याय दिलाता है, कार्यपालिका लागू करता है वही नियम को। अब विधायिका लॉ ऑफ मेकिंग, नियम कानून यही बनाता है। नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था, सत्ता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के संबंध विचार करना, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंटवारे का सत्ता का आवश्यकता नहीं है, तो नहीं है, सही बात है। नियंत्रण संतुलन व्यवस्था, नियंत्रण संतुलन व्यवस्था रहता है किसमें, सत्ता के साझेदारी में नियंत्रण संतुलन व्यवस्था भी बन रहा था, है ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर संतुलन बने रहता है, इसलिए नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं इसको, सत्ता के साझेदारी को कहते ना, तो कहते हैं सत्ता तो सत्ता ही है, इसलिए तीनों सही है, विचार में तीनों हो गया। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए गए, इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारा के पक्ष में है उस पर सही टिक लगाना, ठीक ना। सत्ता के जो बंटवारा है उसके पक्ष में, पावर के बंटवारे के पक्ष में उत्तर देना है। सत्ता का जो साझेदारी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, तो फिक्स है कि टकराव कम करता है। सत्ता के साझेदारी से टकराव कम होता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। पक्षपात का आदेशा कम करता है, पक्षपात के जो आदेशा है उसको भी कम करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देता नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटकाता नहीं, बल्कि निर्णय और बढ़िया लिया जाता है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, तो विविध प्रकार का जो समुदाय रहता है अपने में समेट लेता है सत्ता के साझेदारी में, बात सही है। अस्थिरता और आपसी फूट पड़ता है, फूट नहीं पड़ता भाई, अब मिलजुल जाता है तो फूट पड़ता है, गलत है, ये गलत है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, तो हाँ, सत्ता में लोगों की भागीदारी जितना अच्छा बढ़ेगा उतना ही अच्छा लोकतांत्रिक कहलाएगा, तो सही है। देश की एकता को कमजोर करता है, कमजोर नहीं करता। तो कौन कौन है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, पक्षपात का आदेशा कम करती है, विविधताओं को अपने में समेट लेता है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है। क्वेश्चन अगला है 7वां, बेल्जियम और श्रीलंका के सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना। बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी था उसके बारे में, श्रीलंका में जो सत्ता की साझेदारी उसके बारे में विचार करना। पहला, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया नहीं। यहाँ तो बेल्जियम में ना कोई भी प्रभुत्व जमाने का हक नहीं दिया, क्योंकि सब अपना अपना बोला कि जितना डच लाने का नेता उतना ही फ्रांस भी नेता समान मात्रा में लाने के संसद में बैठाओ और कानून बनाओ, यही करा का प्रभुत्व जमा लिया, तो गलत बात है। जमाए नहीं, सबके वैल्यू बराबर दिया था यहाँ पर बेल्जियम में। सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषा, श्रीलंका में होता सिंहली भाषा, सी से श्रीलंका, सिंहली भाषा बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया, तो हाँ, वहाँ का सरकार की नीति ऐसा बनाया, सरकार सिंहली के नेता लोग मिल गए, सरकार की नीति में मिल गए, और बहुसंख्यक को प्रभुत्व बनाने के चक्कर में, अपना को प्रभुत्व बनाने के चक्कर में बहुत प्रयास किया था वहाँ का। हालांकि दोनों लोकतांत्रिक देश था, फिर भी अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने का काम किया था। हाँ, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने भाषा ने सत्ता को संघीय ढांचा पर बांटने का मांग किया, तो सही बात है, संघीय ढांचा पर बांटने का काम किया था तमिल लोग, ऐसा मांग किया था श्रीलंका में। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था को लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लेता है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था ला दिया था।
कि एक हाथ में सरकार नहीं रहेगा, संघीय शासन व्यवस्था बना दिया, जो मुल्क भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया सरकार, बेल्जियम को टूटने से बचा लिया संघीय शासन व्यवस्था ने। बाकी इसमें वही आंसर है आपका, मिलान करना, ठीक ना। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होना अधिकारों का वितरण कहलाता है। सरकारों के विभिन्न अंग है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वही है। विभिन्न अंगों के बीच सत्ता मैंने पावर का बंटवारा होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिकारों का वितरण। न सभी का अधिकार बट गया, वितरण में बटना, अधिकारों का वितरण होना। अधिकारों का वितरण होना कहिए या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहिए, बातें क्या है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच, मैंने विभिन्न स्तर मतलब का विभिन्न स्तर का सरकार रहेगा, उनके बीच अधिकारों का बंटवारा संघीय सरकार का लगा। विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच अधिकारों का जब बंटवारा हो रहा तो संघीय सरकार का लगा। लोकतंत्र में संघ बनेगा, केंद्र कहिए, केंद्र में पूरे भारत के लिए केंद्र या संघ, या राज्य के लिए राज्य संघ, जब बनेगा संघीय सरकार। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अंगों के बीच अधिकारों का वितरण, वही विभिन्न स्तर के विभिन्न स्तर मतलब केंद्र में अलग स्तर है, राज्य में अलग होगा, स्थानीय स्तर पर अलग होगा। स्थानीय सरकारों के बीच अधिकारों का जब बंटवारा होता है उसे कहते हैं संघीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी जो होता है उसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में बना था। विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के बीच, जैसे डच अलग है, फ्रेंच अलग था, वही विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी कहलाता है सामुदायिक सरकार। दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी कहलाता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार दो या से अधिक पार्टी मिलकर सत्ता की साझेदारी करता है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 गो बयान देवल है नीचे, 2 गो बयान पर गौर करके कोर्ट को भरना है। चलिए सत्ता की साझेदारी में के बारे में, सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र के लिए लाभकारक है, सही बात है। लोकतंत्र के लिए भी लाभदायक है, तब ना लड़ाई झगड़ा नहीं होता सत्ता की साझेदारी में, तो लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, सही है। इससे मैंने सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घट जाता है, सही बात है। सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा जो होता है, अंदेशा घटता है सत्ता की साझेदारी से, सामाजिक समुदाय में के टकराव में घटता है। क्लास 10th का 10वां चैप्टर है। क्लास 10th का 10 क्लास है जी, 10th का ही है ना, सामाजिक विज्ञान है, पार्ट 2। क्लास 10th का सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर है। जब शासन व्यवस्था में